हे भगवान, मुझे अब और नहीं चलना चाहिए। मेरे पेट में कुछ फट रहा है। नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं हुआ। रुको बेटा, रुक जा। मैं अभी उस जगह पहुंचती हूँ जहाँ। वो लड़खड़ाकर एक पेड़ के नीचे गिर गई। बारिश उसके चेहरे को धो रही थी, मगर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने अपनी आखिरी ताकत से जमीन पर एक सूखी जगह बनाई और फिर एक तेज किलकारी ने पूरे जंगल को गूंजा दिया। ये लड़की है, मेरी बेटी तो कितनी खूबसूरत है। उसकी नज़र उस पुरानी लोहार की दुकान पर गई। वहाँ एक हथौड़ा रखा था जो चांदनी रातों में चमकता था। काव्या के पिता ने उसे बचपन में एक बात बताई थी, बेटी उस हथौड़े के पास मत जाना, वो तेरी जिंदगी की सच्चाई बता देगा। पर समाज वाले मुझे जलाकर राख कर देंगे। राजकुमार यशवर्धन ने मुझे ठग लिया। वो कहेगा कि ये उसकी औलाद नहीं है। मैं क्या करूं? काव्या उसी हथौड़े के पास जाने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने बच्ची को एक तरफ रखा और धीरे से हथौड़े को छुआ। तभी पूरा जंगल थम गया। बारिश रुक गई। हथौड़े से एक रहस्यमयी रोशनी फूटी। काव्या, तूने मुझे छुआ। अब तू सिर्फ इतना बता, क्या तू सच में अपनी बेटी को त्यागना चाहती है? तुम बोल रहे हो? ये कैसा जादू है? मैं उस गरीब लोहार का हथौड़ा हूँ जिसने अपनी जान देकर इस राज्य को बचाया था। मेरे पास 3 शक्तियाँ हैं। पहली, मैं सच्चाई बता सकता हूँ। दूसरी, मैं बदला दिला सकता हूँ। तीसरी क्या है, बताओ। तीसरी, वो सिर्फ तब खुलेगी जब तू सच में अपनी बेटी का दिल टूटता देखेगी। काव्या के होश उड़ गए और झट से उस लोहार की दुकान के अंदर एक पुरानी लोहे की पेटी में रख दिया। माफ करना मेरी बेटी, तू नाजायज है। तू कभी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखा सकती। मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस हथौड़े ने धीरे से बच्ची के माथे पर एक चमकता हुआ निशान छोड़ दिया। वो निशान था लोहार का वरदान। सुबह हो गई थी। काव्या किसी तरह अपने गांव सोनारपुर पहुंची। उसके पिता माधव सिंह उसके घर के बाहर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। काव्या, तू 3 महीने से किधर थी बेटी? हमने तुझे हर जगह ढूंढा, पुलिस को रिपोर्ट लिखाने वाला था। पिताजी, मैं अपनी सहेली काजल के घर गई थी। वहां से लौटते वक्त रास्ता भटक गई। एक बूढ़ी अम्मा मिली, उनके साथ रही। आज लौटी हूँ। तेरी सहेली काजल, जिसकी शादी दिल्ली में हुई थी, तू वहां गई थी? हाँ पिताजी। चलो अच्छा हुआ। लेकिन सुन, मैंने तुम्हारी शादी अनिकेत से तय कर दी है। बगल के गांव का रहने वाला है, बहुत अच्छा परिवार है। 1 हफ्ते बाद शादी है। अनिकेत? पिताजी, मैं तैयार नहीं हूँ। तैयारी 3 महीने पहले ही कर ली थी बेटी। अब मुझे कोई बहाना मत दे। मैं बुजुर्ग हूँ, तेरे बाद मेरी इज्जत का सवाल है। जी पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। काव्या कमरे में गई और दर्पण के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी पीठ पर उतरा वो काला निशान देखा। वही निशान उसकी बेटी की पीठ पर भी था और वही निशान उस जादुई हथौड़े पर भी था। उधर उसी पुरानी लोहार की दुकान के पास 2 शराबी गांव वाले गुजर रहे थे। उन्होंने सुना एक बच्ची के रोने की आवाज। अरे यार, ये क्या आवाज है? लगता है कहीं बच्चा रो रहा है। चुप कर, ये वो जगह है जहाँ गरीब लोहार का जादुई हथौड़ा रखा है। सुना है आधी रात को वो हथौड़ा बोलता है। ये उसी का जादू है। तो क्या भूत है? मैं तो नहीं जाता। चल यहाँ से, हमें किसी से मतलब नहीं, पुलिस को बता देंगे। दोनों डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन जाते जाते गोपाल ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि लोहार की दुकान से एक हरे रंग की रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लोहार ताराचंद का भूत। जो इस बच्ची को अपनाएगा वो राजा बनेगा, और जो इसे ठुकराएगा उसका खून सूख जाएगा। 1 हफ्ते बाद काव्या की शादी अनिकेत के साथ धूमधाम से हुई। अनिकेत बहुत अच्छा लड़का था, सीधा साधा। तुम उदास क्यों हो? शादी के बाद भी तुम्हारी आंखों में नमी है? कुछ नहीं, बस माँ याद आ रही है। मैं तुम्हारी हर कमी पूरी करूंगा, वादा है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह महाराज विक्रमादित्य अपने घोड़े पर जंगल का चक्कर लगा रहे थे। तभी उनके कानों में एक बच्ची की कमजोर आवाज आई। मंत्री, लगता है कहीं से तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है।
महाराज, ये तो वो पुरानी लोहार की दुकान है, यहाँ तो कोई रहता नहीं। महाराज ने अंदर देखा तो उनके पैर उखड़ गए। एक नवजात बच्ची वहां पड़ी थी। उसके शरीर पर चींटियां रेंग रही थीं, मगर सबसे अजीब बात, उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान था। किस पत्थर दिल ने तुझे यहाँ छोड़ा? मैं उस इंसान की जीभ खींच लूंगा। विक्रमादित्य, इस बच्ची के पीठ पर वही निशान है जो तुम्हारे बेटे यशवर्धन के पास है। ये उसी की बेटी है। क्या? यशवर्धन? ये कैसे हो सकता है? सच्चाई जानने के लिए उस लड़की को ढूंढो जिसकी पीठ पर काले घेरे जैसा निशान है। महाराज ने पूरे राज्य में उस निशान वाली लड़की को ढूंढने का आदेश दे दिया। 3 दिन बाद मुखिया बलराम आकर बताया, महाराज, गांव की दाई माँ बुधिया के पास सबका रिकॉर्ड है। उसने बताया कि ऐसा निशान सिर्फ एक लड़की के पास है, काव्या, और कल ही उसकी शादी हुई है। काव्या को तुरंत पकड़ लाओ। महाराज, वो अब ससुराल गई है, बगल के गांव अनिकेत के घर। चलो वहाँ। जब महाराज अनिकेत के घर पहुँचे तो काव्या अपनी सास शांता देवी के साथ बैठी चाय पी रही थी। अनिकेत उसके बगल में था। महाराज, आप? हमारे घर में आपका स्वागत है। ये तुम्हारी बहू है? इसने अपनी बच्ची को लोहार की दुकान में फेंक दिया। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? काव्या मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। बकवास मत कीजिए महाराज, मेरी बहू सती सावित्री है। तो इसकी पीठ पर काला निशान क्यों है, और उस बच्ची की पीठ पर भी वही निशान? महाराज, मुझे माफ कर दो। हाँ, वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं मजबूर थी। क्या तुम माँ हो? मुझसे झूठ बोला? काव्या, 1 साल पहले मैं तालाब पर पानी भरने गई थी। वहाँ राजकुमार यशवर्धन मिले। उन्होंने मुझसे प्यार का नाटक किया। 6 महीने तक वो मुझसे मिलते रहे। फिर मैं गर्भवती हुई। जब मैंने उनसे शादी करने को कहा तो उन्होंने कहा। क्या कहा उस नालायक ने? उन्होंने कहा, मैं तो मन बहलाने के लिए तुमसे मिलता था। राजकुमारियों की लाइन लगी है, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से शादी करूंगा? कभी नहीं। मंत्री जी, यशवर्धन को यहाँ लाओ तुरंत। राजकुमार यशवर्धन को पकड़कर लाया गया। वो नशे में धुत था। पिताजी, क्या हुआ? किसकी शिकायत है? अरे ये वही लड़की है जिससे मैं मजे किया करता था। चुप कर, तूने इसके साथ घिनौना अपराध किया। नहीं पिताजी, उसने खुशी खुशी मेरे साथ वक्त बिताया। अब उसे पैसे चाहिए। झूठ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था शादी करोगे। ठीक उसी वक्त आसमान में बादल गरजे और सबके सामने लोहार ताराचंद का भूत आ गया। यशवर्धन, तूने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। तू सोचता था कि वो हथौड़ा सिर्फ लोहा गढ़ता है। नहीं, वो हथौड़ा इंसाफ गढ़ता है। आज तेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। मैंने अपने बेटे को राजकुमार बनाकर बड़ी गलती की। सैनिक, इसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद करो। ये राजगद्दी का हकदार नहीं है। यशवर्धन को जेल भेज दिया गया। अब सबकी नजरें अनिकेत और काव्या पर थीं। अनिकेत, ये औरत तेरे लायक नहीं। इसकी बदनामी हम सहन नहीं कर सकते। इस लड़की को यहाँ से निकालो। माँ, मैंने 7 फेरे लिए हैं। काव्या ने मुझसे झूठ बोला, हाँ, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। तो तू इस नाजायज बच्ची को अपना नाम देगा? हाँ माँ, क्योंकि बच्ची पाप नहीं होती। पाप तो वो करता है जो बच्ची को छोड़ता है। लेकिन काव्या, तूने बहुत बड़ी गलती की। तू उस बच्ची को छोड़ कर आई। ये मुझे माफ नहीं होगा। मुझे पता है अनिकेत, मैं सजा की हकदार हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे। मैं उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। महाराज, मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाता हूँ और काव्या को मैं माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? ये बच्ची जब 21 साल की होगी तो ये इस राज्य की महारानी बनेगी, और तब तक काव्या इस बच्ची के लिए सिर्फ एक सेविका रहेगी, माँ नहीं, क्योंकि माँ वो नहीं जो बच्ची को छोड़ दे। वाजिब शर्त है, मैं मानता हूँ। मैं मानती हूँ। 21 साल बीत गए। मीरा अब जवान हो गई थी। वो अपने माथे पर उस चमकते निशान के साथ बड़ी हुई। उसे पता था कि वो लोहार की वारिस है। ताराचंद, आपने मुझे बचाया था। आज मुझे अपनी तीसरी शक्ति दीजिए। तीसरी शक्ति ये है क्षमा। बेटी, तेरी माँ ने तुझे छोड़ा था, क्या तू उसे माफ करेगी? मैंने उसे पहले ही माफ कर दिया था दादा, क्योंकि मैं जानती हूँ डर क्या होता है। गलतियां सिर्फ इंसानों से होती हैं,
राक्षसों से नहीं। ठीक उसी वक्त काव्या वहां आ खड़ी हुई। माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हो। तुमने मुझे सिखाया कि जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखना सबसे बड़ा धर्म है। आज वो 21 साल पूरे हो गए। मीरा, अब तुम इस राज्य की महारानी हो। नहीं पिताजी, मैं महारानी नहीं बनना चाहती। मैं उस गरीब लोहार के जादुई हथौड़े की रक्षक बनूंगी, ताकि कोई और लड़की कभी उस दर्द से ना गुजरे। मीरा ने उस हथौड़े को उठाया। आज से ये हथौड़ा सिर्फ लोहा नहीं गढ़ेगा, ये गढ़ेगा न्याय, सम्मान और मासूमियत। हर उस माँ के लिए जो मजबूर है, हर उस बच्ची के लिए जिसे दुनिया ने नकारा। धन्य है ये बच्ची, आज मुझे अपने बेटे पर शर्म आती है। सीख यही है, कोई बच्चा नाजायज नहीं होता। नाजायज होते हैं वो रिश्ते जो बिना प्यार के बनाए जाते हैं, और सबसे बड़ा जादू क्षमा है। काव्या ने अपनी बाकी की जिंदगी मीरा और अनिकेत के साथ बिताई। उसने कभी किसी लड़की को अपने जैसा दर्द सहने नहीं दिया। उसने सैकड़ों अनाथ बच्चियों को गोद